नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और मेंस के पर्सपेक्टिव से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। तो हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए। हम बताएंगे कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय राज्य का मुखिया होता है, वह भारत का पहला नागरिक होता है और वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन। भारत के चुनाव आयोग के पास मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के पहले राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कुछ ऑफिसर्स में चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है। इसके अलावा जो 60 दिन का टाइम पीरियड होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल खत्म होने वाला होता है उससे पहले का जो 60 दिन का टाइम पीरियड होता है, उसी के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पूरा चुनाव का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा कि 60 दिन का टाइम पीरियड होता है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल खत्म होता है उससे पहले का। इसके बाद फिर हम बताएंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है। इसी के साथ ही साथ अनुच्छेद 55 चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। तो अब हम अपने आंसर के मेन पार्ट पर आएंगे और बताएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव सबसे पहले शुरू होता है नामांकन से। नामांकन का चरण सबसे पहला होता है और अगर कोई व्यक्ति अपना नामांकन करना चाहता है तो उसके लिए उसे 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक चाहिए होते हैं, यानी 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं। तो 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर का कॉन्सेप्ट शुरुआत से ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में आया है। और ये कॉन्सेप्ट कब आया है ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। अगर आपने लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा। तो ये जो 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर का कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि अगर किसी ने नॉमिनेशन अपना आगे रखा, मतलब अपना नॉमिनेशन अगर कोई करना चाहता है इलेक्शन के लिए, तो 50 मेंबर होने चाहिए जो कि साइन करें कि हाँ हम इसे सपोर्ट करते हैं, इसके नॉमिनेशन को। और 50 मेंबर और हो जो इन 50 मेंबर के सपोर्ट की है नॉमिनेशन को सपोर्ट करें। तो टोटल उसे 100 लोगों का समर्थन चाहिए होता है अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। और ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया पे ये प्रपोजर और सेकेंडर का कॉन्सेप्ट शुरुआत में नहीं था, लेकिन जब इलेक्शन होते थे तो कुछ लोग ऐसे थे जो हर साल अपना नॉमिनेशन दे दिया करते थे, तो उससे बहुत सारा फालतू का प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन को रिपीट करना पड़ता था। तो इसीलिए प्रपोजर और सेकेंडर का कॉन्सेप्ट बाद में आता है। किस ईयर में आता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव की तरह नहीं होता है। जनरल इलेक्शंस जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक आदमी गया, उसने ईवीएम पे बटन दबाया, एक वोट उसने कास्ट कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। इसमें एक पूरा इलेक्टोरल कॉलेज होता है या एक निर्वाचन मंडल होता है जो वोट देता है। और जो निर्वाचन मंडल होता है, जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमपी और एमएलए, जिन्हें की जनता चुनती है, ये जा करके फिर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव की प्रक्रिया से अलग होता है, बल्कि यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया है जिसमें एक निर्वाचन मंडल वोट करता है। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं सदस्य, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको इलेक्टेड या निर्वाचित याद रखना है, इलेक्टेड मेंबर या निर्वाचित।
और निर्वाचित सदस्य कहाँ कहाँ के? निर्वाचित सदस्य आपको पार्लियामेंट के, इसके साथ ही साथ जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं इनके निर्वाचित सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। और जो यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये जो तीन यूटीज़ है जिनके पास अपना खुद का विधानसभा है, इसके भी निर्वाचित सदस्य देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य, आपको निर्वाचित शब्द याद रखना है। जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं आपकी राज्य की विधानसभाओं के, पार्लियामेंट के, संसद के, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और मनोनीत सदस्य या नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर्स जब हम इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के, तो इम्पीचमेंट में देखने को मिलते हैं और इम्पीचमेंट में इलेक्टेड मेंबर या निर्वाचित सदस्य देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए स्टेटमेंट का एक फॉर्म बन सकता है, तो आपको इसे याद रखना है। और क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा भी जा चुका है बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में। इसके अलावा सांसदों के लिए मतपत्र का रंग हरा होता है और विधायकों के लिए मतपत्र का रंग गुलाबी होता है। तो इसमें कोई ईवीएम के थ्रू वोटिंग नहीं होती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक बैलेट पेपर दिया जाता है। पेपर में एक साइड कैंडिडेट का नाम लिखा रहता है और एक साइड प्रेफरेंस देनी रहती है कि जो भी एमपी या एमएलए वोट करता है तो वो किस नंबर के या किस नाम के सदस्य को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस कंसीडर करता है। इस तरीके से वहाँ मुहर लगानी रहती है, सिग्नेचर करना रहता है, अपना वोट देना रहता है। तो इससे होता क्या है कि जो भी मेंबर वोट करता है वो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बताता है, फिर सेकंड बताता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस बताना ज़रूरी रहता है। सेकंड थर्ड अगर नहीं भी बताएगा तो चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मेंशन नहीं किया है तो वो वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जो बैलेट पेपर होता है जिस पे सिग्नेचर करके अपना प्रेफरेंस बताया जाता है, उसका रंग अलग अलग होता है। सांसदों के लिए हरे रंग का बैलेट पेपर होता है और विधायकों के लिए गुलाबी रंग का बैलेट पेपर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, यानी सीक्रेट बैलेट द्वारा किया जाता है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत की अवधारणा का पालन किया जाता है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फॉलो किया जाता है। तो देखिए ये लाइन देखने में थोड़ी सी टेक्निकल लग रही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लेकिन बहुत सिंपल सी अगर आप फॉर्मूला समझ गए तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम एक और ये लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद इससे पूरा फॉर्मूला समझेंगे और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का भी मतलब समझेंगे। तो होता क्या है कि निर्वाचन मंडल के मतदाता अपनी वरीयता क्रम में उम्मीदवारों के नाम का उल्लेख करते हैं। पहली वरीयता देना अनिवार्य है, अन्यथा वोट अवैध माना जाएगा। जैसे मैंने बताया कि नाम लिखा होता है कैंडिडेट का, फिर इधर उसके सामने प्रेफरेंस दी जाती है। फॉर्मूला कहता है कि एक विधायक की वोट की वैल्यू क्या होती है। तो एक विधायक की वोट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो राज्य के कुल जनसंख्या को उस राज्य में जितने विधायक हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए और इस पूरे को 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम बात करें कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, अगर हम टोटल पॉपुलेशन स्टेट की 1 लाख माने और इसमें हम समझ लें 50 विधायक हैं 1 लाख जनसंख्या पर, इसको हम डिवाइड कर देंगे नीचे 1000 से, जो कि यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जा करके। तो ये वैल्यू पूरी निकल आएगी एक विधायक के वोट की वैल्यू। और सांसदों के वोट की क्या वैल्यू होगी, तो टोटल नंबर ऑफ वोट जितने एमएलएस के होंगे एक सांसद की वैल्यू, उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ जितने भी सांसद होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो एक सांसद की वैल्यू निकल आएगी। तो अगर मान लीजिए किसी एक स्टेट में, देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से एमएलए की वैल्यू निकलती है, तो हर स्टेट के एमएलए की या विधायक के वोट की वैल्यू अलग अलग होगी। जिस स्टेट में जनसंख्या ज़्यादा होगी उस स्टेट में वैल्यू ज़्यादा होगी वोट की, और जिस स्टेट में जनसंख्या कम होगी वहाँ पे वैल्यू कम होगी। तो जितने स्टेट के विधायक, अब देखिए एक विधायक की वैल्यू मान लीजिए निकल आई, यूपी के एक विधायक की वैल्यू निकल आई 50 यूपी में, और मान लीजिए कि यूपी में 500 विधायक हैं। हाइपोथेटिकल नंबर है ये, रियल नंबर्स नहीं है। तो यूपी के टोटल विधायकों की वैल्यू कितनी निकल आई, 25,000, ठीक है। और यही आप मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक विधायक के वोट की वैल्यू मान लीजिए 5 है, और अरुणाचल प्रदेश में विधायक टोटल 50 हैं। अरुणाचल प्रदेश की वैल्यू कितनी हो गई, 250 हुई। तो
वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी यानी सांसद के वोट के मूल्य की अगर हम बात करें तो ये 25,000 और ये 250 जितने भी स्टेट वाइज है सारे स्टेट्स के जोड़ करके उसके बाद सांसद के जितने नंबर ऑफ सांसद हैं सांसदों की कुल संख्या है उनसे भाग दे देंगे तो हमें एक सांसद के वोट की वैल्यू निकल आएगी। फिर विभिन्न राज्यों के विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधायक के लिए वोट का मूल्य 208 है, जैसे कि हमने देखा जनसंख्या के आधार पर विधायकों का मूल्य डिसाइड किया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य 8 है जो कि न्यूनतम है। फिर जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 50% प्लस 1 सुरक्षित करना आवश्यक होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो अब देखिए हमने पढ़ लिया सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है, बैलेट पेपर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से वोट की वैल्यू निकाली जाती है, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू निकाली जाती है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब तीसरा वर्ड आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए एक बैलेट पेपर है, यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन करके मैं समझाती हूँ। देखिए ये बैलेट पेपर है, इसमें 4 कैंडिडेटों के नाम है A B C D। अब एक विधायक आया कोई, उसने A को अपना प्रेफरेंस माना, उसे 1 नंबर दिया, B को 2 नंबर, C को 3 नंबर, D को 4 नंबर दे दिया। उसी तरीके से दूसरे ने B को पहला नंबर दे दिया, A को दूसरा दे दिया, C को तीसरा दे दिया, D को चौथा दे दिया। वही एक तीसरा फिर विधायक आता है, वो वोटिंग करता है, तो वो D को पहला नंबर दे देता है, C को दूसरा दे देता है, B को तीसरा दे देता है, A को चौथा दे देता है। तो प्रेफरेंस देखी जा रही है इसमें, इसने A कैंडिडेट को अपना प्रेफरेंस माना है, इसने B को माना है, इसने D को माना है। तो होगा क्या, अगर हम वोट की बात करें, मान लीजिए टोटल वोट अगर आपके 10,000 वोट पड़े हैं, ठीक है, 10,000 वोट अगर टोटल पड़े हैं तो 10,000 में से मान लीजिए 2,500 वोट अकेला एक पाता है। उसके अलावा 2,500 के बाद 1,500 वोट आप मानिए कि B को मिल रहे हैं, ठीक। C की बात करें अगर हम तो 1,000 वोट C को मिल रहे हैं। टोटल कितना हुआ 6,000, ठीक। और यहाँ D जो अकेला है ये 4,000 वोट पा रहा है अकेला। तो अगर ये जनरल इलेक्शन होते तो D जीत जाता, D नंबर 1 पे होता। लेकिन जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कॉन्सेप्ट जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज़ होता है वो कहता है कि ये जो C को 1,000 वोट मिले हैं, ये प्रेफरेंस जो मिला है C को, तो C को हम आउट कर देंगे क्योंकि C को तो सबसे कम वोट मिले हैं, इसको तो जीतना ही नहीं है। C को आउट कर दिया, तो C को आउट करने से क्या होगा कि जो C के 1,000 वोट हैं ये वोट बाकी तीनों कैंडिडेट में A, B और D में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये हो जाएगी सेकंड प्रेफरेंस की बात। तो अब A के वोट बढ़ जाएंगे, B के वोट बढ़ जाएंगे और D के वोट बढ़ जाएंगे। अब फिर सबसे कम वोट किसके पास रहेंगे, ये रहेंगे 1,500 वोट हैं और ये B के पास रहेंगे सबसे कम। तो अब इसी तरीके से B को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और B के जो वोट हैं A और D में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसके बाद जिसने सेकंड प्रेफरेंस पर माना है A को, अब मान लीजिए ज़्यादा लोगों ने माना है A के वोट एक्सीड कर गए D के वोट से, तो A जीत जाएगा। तो जो शुरुआत में वोट सबसे ज़्यादा मिलते हैं उसे कंसीडर नहीं किया जाता है यहाँ पे विनिंग के लिए। यहाँ पर वोट्स जो एलिमिनेट होते हैं लोग, उनके वोट्स को प्रेफरेंस के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फर्स्ट प्रेफरेंस, पहले हमने फर्स्ट प्रेफरेंस देखा, फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। A को मिले थे 2,500, B को मिले थे 1,500, C को मिले थे 1,000 और D को मिले थे 4,000। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई। अब ये जो C के वोट हटे हैं ये इन तीनों में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें लोगों ने जो अलग अलग प्रेफरेंस दी होगी, सेकंड प्रेफरेंस जिसने B को दी होगी, A को दी होगी, D को दी होगी, उसमें ट्रांसफ़र होंगे। तो इस तरीके से ट्रांसफरेबल वोट दिए जाते हैं। उसके बाद जो ट्रांसफ़र होने के बाद फाइनल में जो 2 कैंडिडेट बचेंगे, इनमें से जिसके सबसे ज़्यादा ट्रांसफरेबल वोट होंगे, जिसको सबसे ज़्यादा थर्ड प्रेफरेंस मिली होगी, उसका ऐड करके वोट होंगे, वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का और फॉर्मूला के थ्रू इक्वल रिप्रेजेंटेशन का समझ में आ गया होगा। अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो एमपीज़ के वोट की वैल्यू लोकसभा और राज्यसभा में 708 है, जो कि 1971 के सेंसस पर इस टाइम पे फिक्स है। और जैसे हमने देखा 50% प्लस 1 वोट सुरक्षित करना ज़रूरी है। तो टोटल वोट का 50% और प्लस 1 वोट जब सुरक्षित करेगा कोई कैंडिडेट तो वो जीतेगा। फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है।
फिर राष्ट्रपति पद की अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्षों तक राष्ट्रपति पद का कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति के रिटायर होने के 60 दिन पहले से ही पूरी अपनी प्रोसेस शुरू कर देनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को। और राष्ट्रपति का जो इलेक्शन का जो रिटायरमेंट डेट होती है उसके आने तक इसको पूरा इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन का काम कंप्लीट करके नए राष्ट्रपति का नाम घोषित करना रहता है। फिर कितनी भी बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, कोई भी उसमें सीमा तय नहीं करी गई है। और अगर हम राष्ट्रपति को हटाने की बात करें, रिमूवल की बात करें, तो राष्ट्रपति को उसके पद से केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। और संविधान का उल्लंघन क्या है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन है और सिर्फ महाभियोग करके ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रोसेस क्या है इसे हम आगे देखेंगे। फिर हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, खत्म करेंगे ये बताते हुए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को चुनाव याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव इसी साल हो रहे हैं और क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इस टॉपिक को 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और वीडियोज़ के थ्रू आपको बहुत मदद मिलेगी। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।